तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग विद्युत धारा नाम के चैप्टर को देखने वाले हैं। सबसे पहले विद्युत धारा नाम के चैप्टर को समझने से पहले हम लोग विद्युत धारा को समझ लेते हैं। चैप्टर तो समझ जाएंगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराता हूं कि जब कोई आवेश Q बिंदु रहता है, स्थिर रहता है, अर्थात बिंदु की भांति व्यवहार करता है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। परंतु जैसे ही कोई Q आवेश v वेग से गतिशील हो जाता है तो वो किसको उत्पन्न करता है? पहला तो विद्युत क्षेत्र E को उत्पन्न करता है, दूसरा विद्युत धारा I को उत्पन्न करता है और तीसरा B चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। इसे हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में जब B उत्पन्न कर देता है तो हम इसका अध्ययन गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर में करते हैं। परंतु जब वह धारा को उत्पन्न करता है तो उसके अध्ययन को हम विद्युत धारा में कर लेते हैं। तो विद्युत धारा में I का अध्ययन करेंगे और जब गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग B का अध्ययन कर लेंगे। इसमें बायो सावर्त का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ काफी चीजें और स्टेट का प्रयोग है जो कि यही बताता है और स्टेट का प्रयोग ही बताता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग धारा पे टारगेट करेंगे। तो जब धारा पे टारगेट करते हैं तो सबसे पहले अब नाम को देख लिए हैं तो हम डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। विद्युत धारा इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब विद्युत धारा को समझने के लिए मैं 3-4 की पॉइंट्स दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा। पहला मैं दे रहा हूं विभवांतर। अगर विभवांतर नहीं है तो आवेश का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, तो विभवांतर। दूसरा मैं पॉइंट दे रहा हूं आवेश प्रवाह की दर। बस काम खत्म, ये 2 पॉइंट, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, विभवांतर और आवेश प्रवाह की दर। अब डेफिनेशन कैसे बनाएं? अब डेफिनेशन सिंपल, ये 2 पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो एक चालक तार ले लीजिए, ठीक। और चालक तार का ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है। अब इसका विभवांतर V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा, ठीक। तो अब बस यही बोलिए कि चालकों के सिरों के बीच विभवांतर के कारण आवेश प्रवाह की दर, चालकों के सिरों के बीच विभवांतर के कारण उत्पन्न आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालकों के सिरों के बीच विभवांतर के कारण आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। यही आपकी डेफिनेशन है बस। तो ये 2 पॉइंट्स में लिखा हूं, अब ये 2 पॉइंट्स लिखा हूं, इसी की मदद से आप क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा की डेफिनेशन को बना सकते हैं। वास्तव में 10 लोगों से पढ़ रहे हैं आप तो 10 किसी से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सरल और एक सटीक डेफिनेशन बनाई है। ये डेफिनेशन को कोई गलत नहीं कर सकता, ऑथेंटिक डेफिनेशन है, पूर्णतः ऑथेंटिक है, कोई गलत नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं बोलूं I बराबर NEAVD, इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, यही मेन क्लास 12 का फॉर्मूला है। और I बराबर Q अपॉन में T, डेल्टा Q बाई डेल्टा T भी हो सकता है जब आवेश बदल रहा हो और ये T भी बदल रहा हो और धारा भी बदल रहा हो, तब ये डेल्टा Q बाई डेल्टा T होता है, या इसे नॉर्मल Q बाई T से भी कहते हैं। I को इस प्रकार से दर्शाते हैं। I का मात्रक मैं बता देता हूं, मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, एम्पियर, और एम्पियर को एम्पी से भी दर्शाते हैं। तो ये हमारा विद्युत धारा का हो गया, काम सिमट गया, ठीक। और विद्युत धारा का हमने 2 ठो देखे हैं, हालांकि मैं समझाऊंगा उस चीज को, ये NEAVD कैसे आया है इसके बारे में बताने वाला हूं, ठीक। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि विद्युत धारा जो है वो अगर कैसी राशि है तो विद्युत धारा एक प्रकार से प्रदिश राशि है, ठीक, प्रदिश राशि है। और विद्युत धारा प्रदिश राशि है, या कहीं ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अदिश राशि है। परंतु जब आप जेईई और नीट लेवल में जाएंगे तो विद्युत धारा को किस रूप में देखेंगे? प्रदिश राशि के रूप में देखेंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं। अब ये प्रदिश राशि कैसे है मैं बता देता हूं। पहली बात, अगर आपके मन में संशय है उसको दूर कीजिए। विद्युत धारा ऑथेंटिक रूप से प्रदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। मैं बता रहा हूं और इसको प्रूव भी कर दे रहा हूं कैसे। देखिए, वास्तव में विद्युत धारा में लोग सोचते हैं कि दिशा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। विद्युत धारा में दिशा, अगर विद्युत धारा में दिशा नहीं है तो मैंने बोला प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा का 2 भाग होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और एक जो होता है वो डिस्ट धारा होती है। ये 2 प्रकार से है। अगर साइन वेव की फॉर्म में चल रही है तो विद्युत धारा ही ना है, क्या है? दूसरा चीज थोड़ी ना, उसमें आवेशों का प्रवाह ही हो रहा है, तो वो भी तो विद्युत धारा है, उसमें भी विभवांतर है, तो वो भी विद्युत धारा ही है। विद्युत धारा के 2 टाइप्स, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा, ठीक। तो ये चीज है। अगर उसमें दिशा नहीं है तो कैसे अपना साइन के साथ बदल रही है प्रत्यावर्ती धारा? डिस्ट धारा सीधे चल रही है, उसमें दिशा तो होगा ना। तो विद्युत धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, परंतु एक चीज का वो पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से वो अदिश राशि में आ जाती है। वो चीज है सदिश योग के नियम का, सदिश योग के नियम का जो राशि पालन नहीं करती है, भले ही उसमें दिशा हो, भले ही परिमाण हो, परंतु वो सदिश नहीं हो सकती है। अगर सदिश योग के नियम की कोई राशि पालन नहीं करती है तो भले ही उसमें दिशा हो, भले ही परिमाण हो, परंतु वो कभी भी सदिश राशि नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, वो थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने बोला कि एक 4 एम्पीयर की करंट इधर जा रही है और मैंने बोला एक 5 एम्पीयर की करंट इधर से आ रही है, ठीक। और यहाँ पर एक बिंदु A है, यहाँ से एक तार निकला है, ठीक। और यहाँ पर मैं बैठ के छू रहा हूँ इसको, तो 4 और 5 जुड़ना चाहिए, 5 और 9, तो यहाँ से कितने एम्पीयर की जानी चाहिए करंट? 9 एम्पीयर की। परंतु ऐसा होता नहीं है। 4 एम्पीयर की करंट इधर से आई, 5 एम्पीयर की करंट इधर आई, कैंसिल हो करके यहाँ पर 1 एम्पीयर की करंट आती है। अर्थात हमें यह पता चलता है कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करिए। सदिश योग का नियम दोनों का योग होना चाहिए यहाँ पर, परंतु यहाँ पर दोनों का योग नहीं हो रहा है, बल्कि घट रहा है। तो सदिश योग के नियम का नहीं पालन कर रही है, इसलिए ये जो है, चूंकि इसमें सदिश का भी गुण विद्यमान है, परंतु सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही है, इसलिए इसे प्रदिश राशि कहा जाता है, ठीक है ना। यही पॉइंट मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में कहां लोग जानते हैं, लड़के को परेशान नहीं करते हैं, इसलिए अदिश राशि ज्यादा मान्य है बोर्ड के लिए। हालांकि जेईई में तो प्रदिश राशि ही जाना जाता है इसे, उसके बारे में वेक्टर दिया गया। विद्युत धारा को पढ़ ली है। अब विद्युत धारा को पढ़ने से अगर हमें पढ़ना है तो हमें जानना चाहिए कि जैसे कि हमने पैदा तो हो गया, अब पैदा कोई हो गया है, अब पैदा होते ही वो क्या करेगा? चलेगा। तो जब लड़का पैदा हुआ और फिर चलेगा, तो चलने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? अब हम अध्ययन करेंगे अपवहन वेग। अब हम अध्ययन करेंगे अपवहन वेग। इसे अपवहन वेग के भी नाम से जाना जाता है, अरे सॉरी, अपवहन वेग नहीं, अपवाह वेग के नाम से जाना जाता है। अपवाह वेग, या कहीं इसे अनुगमन वेग के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर बोर्ड में ये तीनों नाम बहुत कामयाब वाली चीज है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अपवहन वेग आ जाए, चाहे अपवाह वेग आ जाए, चाहे अनुगमन वेग आ जाए, किसी से हम डरने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि ये चीजें क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, ठीक। अब मैं बोला कि एक चालक तार ले रहा हूँ, ठीक। ये चालक तार ले लिया। अब इस चालक तार में हमारे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। भाई कोई भी परमाणु हो, सभी परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। परंतु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अंतसंग दिशा में इधर उधर गति करते हैं, कैसे भी, ऐसे फैसे नाच के सब गति करते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से वो हमें दिखते नहीं है, उनका सभी वेग क्या हो जाता है, और मतलब दिखता नहीं है। बस इतना ही जानिए कि उनका जो भी वेग है हमें कैंसिल आउट में दिखता है, हमें दिखता नहीं है कि वो गति कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार की गति को पहला पॉइंट याद रखिएगा, डेफिनेशन बनाने में ये पॉइंट याद रखिएगा, यादृच्छिक गति। मैं ज्यादातर यादृच्छिक गति, तो इस प्रकार की गति को यादृच्छिक कहते हैं, यादृच्छिक गति। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या याद रखिए? यादृच्छिक गति को हटाने के लिए हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र को लगाते हैं, बाह्य विद्युत। अब यादृच्छिक गति
कर रहे हैं तो यादृच्छिक गति में प्रारंभिक, दूसरा पॉइंट प्रारंभिक वेग बराबर प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं जो शून्य होता है। तो दूसरा पॉइंट प्रारंभिक वेग शून्य होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र को लगा देंगे और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यही जो इलेक्ट्रॉन है, अब कहेंगे नहीं 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 हमको विद्युत क्षेत्र मिल गया, तो हम विद्युत क्षेत्र के माइनस से प्लस की तरफ गति करती है। देखो एक पॉइंट होता है माइनस से प्लस की तरफ कौन गति करता है, तो द्विध्रुव में ये काम होता है, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ, एक माइनस से प्लस की तरफ, माइनस के प्लस की तरफ कौन गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र में ऐसी गति दिखती है। जब विद्युत क्षेत्र होता है तो आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र में आवेश माइनस से प्लस की तरफ गति करता है। ठीक, और प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस से माइनस की तरफ कौन गति करता है, तो इस अब ये इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग से एक दिशा में गतिशील हो जाते हैं। ठीक, तो अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं एक दिशा में गतिशील हो चुके हैं, तो अब हम इसका वेग कैसे निकालें, तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे तीसरा पॉइंट बाह्य वैद्युत क्षेत्र। बाह्य वैद्युत क्षेत्र मैं डेफिनेशन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, इतना जान लीजिए। मैं की पॉइंट्स अगर लिखता हूँ तो डेफिनेशन बनाऊंगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट लिखूंगा औसत वेग, बस औसत वेग, तो यही पॉइंट इसमें यूज होने वाले हैं। तो अब मैं अपवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग की डेफिनेशन बताने वाला हूं। किसी चालक तार में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में अनिश्चित दिशा में यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, जिसके कारण से उनका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। परंतु जब उसी चालक तार में बाह्य वैद्युत क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है तो वो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं और निश्चित दिशा में गतिशील होकर के हो जाते हैं, और उस निश्चित दिशा में गतिशील होने से उसमें उत्पन्न औसत वेग अनुगमन वेग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम VD के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे कैसे इसका डेफिनेशन बताएंगे, तो ऐसे बोलेंगे कि चालक तार, जब किसी चालक तार में बाह्य वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो जिस अनुपस्थित होने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यादृच्छिक गति अर्थात अनिश्चित दिशा में गतिशील होते हैं, जिस गति को हम यादृच्छिक गति कहते हैं, और इस स्थिति में जो उनकी प्रारंभिक वेग होती है वो शून्य होती है। परंतु जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और इस निश्चित दिशा में तय की गई गति का औसत वेग, इस निश्चित दिशा में तय की गई गति का औसत वेग अपवहन वेग या अपवाह वेग या अनुगमन वेग के नाम से जाना जाता है। मोटा मैंने आपके दिमाग को केवल विकसित किया है, पन्ने पर उतारूंगा तो इस डेफिनेशन को इतना ऑथेंटिक उतार दूंगा, लेकिन लेक्चर है तो इसमें बस समझिए, डेफिनेशन समझिए, की पॉइंट्स मैंने दे दिया। ठीक, तो अब इसकी डेरिवेशन करवा सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास उतना बड़ा सोर्स नहीं उपस्थित है, मैं डेरिवेशन को कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरा देखते हैं बोर्ड छोटा है, मैं केवल लेक्चर को ही दे सकता हूं। अब अपवहन वेग को समझ लिया है, अपवहन वेग का मैं फार्मूला बता देता हूं, VD बराबर NEA टाउ बाई m,